सोचिए, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके हाथ में तलवार हो। नहीं, बल्कि वो है जो किसी के दिमाग में घर कर जाए। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक ही इंसान कैसे हजारों लोगों के लिए तो भगवान और बाकी दुनिया के लिए एक खतरनाक ब्रेन वॉशर बन सकता है? आज हम इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर्स में से एक यानी ओशो की साइकोलॉजी के कह सकते हैं अंधेरे कोनों में झांकेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर सच क्या था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक देवता के जन्म से। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एक मामूली सा फिलॉसफी का प्रोफेसर देखते ही देखते हजारों लोगों के लिए एक जीता जागता भगवान बन गया। ये कहानी है जबरदस्त एम्बिशन की, कमाल के करिश्मे की और हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ की। तो देखिए, ओशो का सफर शुरू हुआ था चंद्र मोहन जैन के नाम से। बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट और कह सकते हैं हर बात पर सवाल उठाने वाला बच्चा। लेकिन वो जो बदलाव की कहानी थी ना, वो शुरू हो चुकी थी। सोचिए, सिर्फ 21 साल की उम्र में उसने दावा किया कि उसे एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान मिल गया है। 60s आते आते वो आचार्य रजनीश के नाम से फेमस हो गए। लेकिन असली गेम चेंजर था साल 1971, जब उन्होंने खुद को भगवान कहना शुरू किया और अपने पहले शिष्यों को दीक्षा दी। बस यही वो मोमेंट था जब एक इंसान भगवान बन गया। एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट है टॉम रॉबिन्स। उन्होंने ओशो के बारे में कहा था कि वो जीसस क्राइस्ट के बाद सबसे खतरनाक आदमी है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ओशो वो बातें कह रहे थे जो कहने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। और बस ये एक लाइन ओशो के उस कमाल के करिश्मे को, उस मैग्नेटिक पर्सनालिटी को बयां कर देती है। एक ऐसी ताकत जो फॉलोअर्स को तो खींचती थी और क्रिटिक्स के मन में डर पैदा कर देती थी। तो करिश्मा तो था, लेकिन असली खेल दिमाग का था। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, दिमाग पर कब्जा। अब हम उन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, उन हथियारों का पर्दाफाश करेंगे जिनका इस्तेमाल फॉलोअर्स के दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करने, उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए किया गया था। तो उनके हथियारों के जखीरे में पहला हथियार क्या था? इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। जरा सोचकर देखिए, कोई नया इंसान आया और उस पर इतना प्यार, इतनी तारीफें, इतना अटेंशन दिया गया कि उसे लगने लगा, वाह, मैं किसी बहुत खास जगह आ गया हूं। यही तो है लव बॉम्बिंग की असली ताकत। ये हमारी जो एक कम्युनिटी, एक अपनेपन की जरूरत होती है ना, ठीक उसी का फायदा उठाती है और धीरे धीरे हमें उस ग्रुप पर डिपेंडेंट बना देती है। लव बॉम्बिंग के बाद अगला स्टेप था आइडेंटिटी रिप्लेसमेंट, मतलब पहचान ही बदल दो। जरा इमेजिन कीजिए, आपका पूरा पास्ट, आपका परिवार, आपका करियर, सब कुछ जीरो, सब मिटा दिया गया। और फिर आपको एक नया नाम दिया जाता है, एक नई यूनिफॉर्म दी जाती है पहनने के लिए। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल सीक्रेट क्या था? देखिए, जब किसी की पुरानी पहचान मिटा दी जाती है ना, तो वो एक कोरी स्लेट, एक ब्लैंक स्लेट बन जाता है। और फिर लीडर उस पर अपनी मर्जी की कोई भी कहानी लिख सकता है। और फिर इन सब का सबसे पावरफुल टूल, डायनामिक मेडिटेशन। देखिए, ये कोई नॉर्मल मेडिटेशन नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार था। सीन कुछ ऐसा था, जोर जोर से तेजी से सांस लेना, चीखना, चिल्लाना, पागलों की तरह नाचना और फिर एकदम से स्टैचू बन जाना। ये जो पूरी इंटेंस साइकिल थी ना, ये आपके दिमाग के लॉजिकल हिस्से, क्रिटिकल थिंकिंग को बाईपास कर देती थी और आपका सबकॉन्शियस माइंड सुझावों के लिए पूरी तरह से खुल जाता था। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मार्गरेट सिंगर। उन्होंने थॉट रिफॉर्म यानी सोच को बदलने की 6 शर्तें बताई हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सारी की सारी शर्तें ओशो के आश्रम में लागू होती थी। जैसे लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, उनके आसपास के माहौल और इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया गया, उनके अंदर एक बेबसी, एक डिपेंडेंसी पैदा की गई और फिर नए ग्रुप के हिसाब से सही बिहेवियर को उनके दिमाग में डाला गया। ये माइंड कंट्रोल का एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक केस था। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल कंट्रोल था ना, ये तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पूरा एक्सपेरिमेंट अमेरिका पहुंचकर एक बहुत बड़े क्रिमिनल एम्पायर में बदल गया। 64,000 एकड़। जरा इस नंबर को सोचिए। ये साइज था अमेरिका के ऑरेगन की उस जमीन का जिस पर उन्होंने अपना एक पूरा शहर बसा लिया था, रजनीशपुरम। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके एम्बिशन के स्केल को दिखाता है कि वो कितना बड़ा सोच रहे थे। और शहर के साथ साथ वहां थीं रोल्स रॉयस कारें।
1 या 2 नहीं बल्कि 93 गाड़ियों का पूरा फ्लीट। जहां ज्यादातर स्पिरिचुअल गुरु मटेरियलिज्म से दूर रहने की बात करते हैं, वहीं ओशो ने इसे खुलकर गले लगाया। ये लग्जरी गाड़ियां इस पूरे मूवमेंट की बेहिसाब दौलत और मटेरियलिज्म की सबसे बड़ी निशानी थीं। तो इस पूरे एम्पायर को चला कौन रहा था? वो थी माँ आनंद शीला, ओशो की पर्सनल असिस्टेंट, रजनीश फाउंडेशन इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट, और यही वो थीं जिन्होंने ओशो को अमेरिका जाने के लिए मनाया था। शीला, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सी पावर, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी। मतलब जब एक लीडर पर्दे के पीछे रहता है और अपने विजन को पूरा करने के लिए एक पावरफुल डिप्टी का इस्तेमाल करता है। और पावर आते खेल और बड़ा हो गया। जल्द ही इस ग्रुप ने पास के एक छोटे से शहर एंटीलोप पर पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया। जाहिर है लोकल लोगों के साथ टेंशन बढ़ने लगी और फिर सीन में एंट्री हुई FBI की। जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। बायो टेररिज्म की साजिशें। चुनाव जीतने के लिए इन्होंने रेस्टोरेंट्स के सलाद बार में जहर मिला दिया था, जिससे 751 लोग बीमार पड़ गए थे। तो ये तो थी कहानी क्राइम, कंट्रोल और करिश्मे की। पर अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? और सबसे ज़रूरी सवाल, आज के ज़माने में हम इन मैनिपुलेटिव टेक्निक्स को कैसे पहचान सकते हैं? किसी भी कल्ट या ऐसे ग्रुप के ये 4 वार्निंग साइन हमेशा याद रखिए। नंबर 1, एक बहुत ही करिश्माई लीडर जिसके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। नंबर 2, एक हम बनाम वो वाली सोच, यानी हम सही हैं और बाकी दुनिया गलत। नंबर 3, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब लीडर पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो जो कहेगा वही पत्थर की लकीर है। और चौथा, जबरदस्त ग्रुप प्रेशर, जो आपकी अपनी सोच, आपकी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देता है। साइकोलॉजी में ना एक बहुत दिलचस्प टर्म है डार्क ट्रायड पर्सनैलिटी। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला, नार्सिसिज्म, यानी हद से ज्यादा ईगो और खुद को सबसे महान समझना। दूसरा, मैकियावेलियनिज्म, मतलब दूसरों को मैनिपुलेट करने में माहिर होना। और तीसरा, साइकोपैथी, यानी किसी के लिए कोई एम्पैथी, कोई हमदर्दी महसूस न करना। और अक्सर ऐसे करिश्माई लेकिन खतरनाक लीडर्स का एनालिसिस करने के लिए इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है। अब शायद मन में सवाल आए कि भाई ये तो पुरानी बात हो गई, इसका आज से क्या लेना देना? तो जरा इस कंपैरिजन पर नजर डालिए। ओशो के मूवमेंट ने क्या किया? एक चुने हुए लोगों की कम्युनिटी बनाई। आज के ऑनलाइन गुरु क्या करते हैं? एक्सक्लूसिव ऑनलाइन ग्रुप्स और मास्टरमाइंड्स बनाते हैं। ओशो ने एनलाइटनमेंट का वादा किया। आज के गुरु दौलत, सेहत या प्यार का कोई रामबाण बेचते हैं। पैटर्न बिल्कुल वही है, बस प्लेटफॉर्म और तरीका बदल गया है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, असली खतरा क्या है? हाथ में पकड़ी हुई तलवार या वो सोच जो धीरे धीरे हमारे दिमाग को ही अपनी कैद में ले ले? इस सवाल पर सोचना शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आप देख रहे थे डार्क साइकोलॉजी का वो सच जो दुनिया छुपाती है।